मॉनसून सत्र का 7वां दिन संसद में 8 घंटे होगी पेपर लीक बिल पर चर्चा। बिल पास कराने को लेकर होनी है वोटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट हटाने के विवाद में हुई कार्रवाई। मेटा के ग्लोबल हेड को किया गया तलब। मेटा ने माफी मांगी, कहा तकनीकी गड़बड़ी से पोस्ट हटा था। पेपर लीक प्रदर्शनों पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुप्रीम सुनवाई। सीजेआई ने कहा मामलों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच हो, जवाबदेही तय होनी चाहिए। आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे योगी आदित्यनाथ। 69.58 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण। शहर के उत्तरी पश्चिमी हिस्से को अब मिलेगी 2 लेन मार्ग की बड़ी सौगात। और देश भर में मूसलाधार बारिश की मार। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में चेतावनी हुई जारी। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हुआ। उत्तर पूर्वी भारत में बाढ़ से हाहाकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, जहां संभल जामा मस्जिद मामले पर सुप्रीम सुनवाई आज। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी, जहां मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट ने सिविल केस को आगे बढ़ाने की अनुमति दी थी। जहां मस्जिद से जुड़े हुए सिविल केस को बढ़ाने की अनुमति अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को ही चुनौती दी गई है। जहां आपको बता दें कि इस पूरे मसले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई होगी। हर किसी की नजरें टिकी हुई है कि किस तरह का बड़ा फैसला इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ सामने आ सकता है, क्योंकि न सिर्फ मुस्लिम पक्ष बल्कि आपको बता दें कि हिंदू पक्ष की तरफ से दलीलें यहां पर दी जाएंगी। दोनों पक्षों को बहुत बारीकी से सुना जाएगा। क्या कुछ दलीलें दी जाती है, किस तरह से टीका टिप्पणी होगी, वो तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज सुप्रीम फैसला आ सकता है संभल जामा मस्जिद से जुड़ा हुआ। जब आज इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जहां मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई को लेकर पूरे देश भर की नजरें टिकी हुई है कि संभल जामा मस्जिद के मामले पर क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। मस्जिद कमेटी की याचिका पर यह सुनवाई होनी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने सिविल केस को आगे बढ़ाने की अनुमति दी थी और अब इस पूरे मामले पर मस्जिद से जुड़े हुए सिविल केस को आगे बढ़ाने की जो अनुमति मिली, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का मामला जो ये वहां पर चल रहा था और उस फैसले को जिसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से यहां पर फैसला सुनाया गया था, उस फैसले पर एक बड़ी चुनौती दी गई है और उसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस पूरे मसले पर होती हुई नजर आएगी। तो बड़ी खबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने सिविल केस को आगे बढ़ाने की अनुमति दी थी और आगे बढ़ते बढ़ते अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है पूरा मामला। जहां संभल जामा मस्जिद हरिहर मंदिर विवाद है। ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए कि इस दावे को मुस्लिम पक्ष लगातार विरोध करता रहा। हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया मस्जिद प्राचीन मंदिर स्थल पर बनी है, जबकि इस दावे का मुस्लिम पक्ष विरोध करता है और इसे निराधार बताता है। अब हिंदू पक्ष की तरफ से जो दावा किया जा रहा था उसमें कई दफा हिंदू पक्ष को बड़ी जीत भी मिली थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष यहां पर मायूस नजर आया। जहां पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार कहा जाता था कि वो आगे दूसरा विकल्प अपनाएंगे और उसी के तहत अब आगे विकल्प अपनाते हुए जहां अब वो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है, क्योंकि कई ऐसे साक्ष्य हैं, कई ऐसे सबूत हैं जहां पर बकायदा स्वास्तिक और ओम तक लिखा हुआ दिखाई दिया, जिसके तहत जब एएसआई सर्वे की बात इस पूरे मामले पर की जा रही थी तब भी वो स्थिति सामने आई थी, क्योंकि कई वीडियोस फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इसकी बकायदा वीडियोग्राफी की गई है और उसी को सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो उस रखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में उन आधार को लेकर सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष का अभी क्या कुछ फैसला है, मुस्लिम पक्ष अभी क्या कुछ चाहता है, वो भी सुना जाएगा। हिंदू पक्ष की दलीलें भी सुनी जाएंगी, क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार कहा जाता है कि पहले यहाँ पर मंदिर हुआ करता था, उसको तोड़कर जामा मस्जिद बनाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि मंदिर से जुड़े हुए जो साक्ष्य हैं वो आज भी जीवित हैं और उसी को लेकर मुस्लिम पक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि हम लंबे समय से यहाँ पर नमाज अदा कर रहे हैं, वहां पर अल्लाह की इबादत की जाती है, लेकिन जिस तरह से दावे वादे यहाँ पर हिंदू पक्ष की तरफ से की जा रहे हैं उसमें कोई भी यहाँ पर पुख्ता सबूत नहीं है, सब कुछ बेबुनियाद है, निराधार है। अब ऐसे में दोनों पक्ष आमने सामने थे, दोनों पक्षों के वकीलों की तरफ से भी कई दलीलें रखी गई थी, जिसमें कई बार झटका खुद मुस्लिम पक्ष को लगता हुआ नजर आया। लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में यहां पर बड़ी चुनौती दी गई है, जहां पर मस्जिद कमेटी की याचिका पर आज सुनवाई होने जा रही है। हाईकोर्ट ने सिविल केस को आगे बढ़ाने की अनुमति दी थी, जिसके चलते अब सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई होगी और उम्मीद जताई जा रही है कि आज एक बहुत बड़ा फैसला सामने आ सकता है, जो
जो हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा था उसको लेकर मुस्लिम पक्ष आज किस तरह से अपनी चीजें सुप्रीम कोर्ट में रखता हुआ नजर आएगा, उस पर फिलहाल सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अब मस्जिद कमेटी की याचिका पर जो सुनवाई होगी उस दौरान सुनवाई में किस तरह से चीजें निकलकर सामने आती है उस पर भी फिलहाल नजरें यहाँ पर टिकी हुई हैं, क्योंकि संभल जामा मस्जिद जिसे हरिहर मंदिर यहाँ पर कहा जा रहा था उस पर विवाद लंबे समय से चल रहा है। क्योंकि आपको मालूम होगा किस तरह से यहाँ पर हिंसात्मक तस्वीरें भी सामने आई थी, उसके बाद से लगातार कार्रवाई के सिलसिले को आगे बढ़ाया गया, जहां पर पेंट को लेकर विवाद हुआ। उसके बाद निरंतर कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों ही आमने सामने रहे। हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार दावा किया गया कि ये मस्जिद नहीं है बल्कि पहले यहाँ पर प्राचीन मंदिर हुआ करता था और उसके साक्ष्य, उसके कुछ सबूत है और स्वास्तिक का साइन है जो यहाँ पर बकायदा मिले हैं, मंदिर में घंटी मिली है। और लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जिस मस्जिद को लेकर लगातार मुस्लिम पक्ष अपनी तमाम दलीलें रख रहे हैं, तमाम बातों को पेश कर रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है इस बात को उन्हें खुद सोचना चाहिए। और ऐसे में पूछा जा रहा है कि मस्जिद में घंटी का क्या काम, मस्जिद में ओम के साइन का क्या काम। हिंदू पक्ष ये भी पूछ रहा है कि स्वास्तिक का साइन यहाँ पर बना हुआ है, कई दीवारों पर स्वास्तिक बना हुआ है, तो मस्जिद में स्वास्तिक या हिंदू धर्म से जुड़े हुए तमाम ऐसी चीजें, संस्कृति जो जुड़ी हुई है उसका मस्जिद में क्या काम, अगर वहां पर अल्लाह की इबादत होती है। और यहाँ पर पहले डे 1 से ही मस्जिद बना हुआ था, जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया और मुस्लिम पक्ष की तरफ से सीधे तौर पर कहा जाता है कि हम इस पूरे मसले को लेकर कोर्ट जाएंगे, दूसरा कानूनी तौर पर विकल्प अपनाएंगे। क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से सीधे तौर पर कह दिया गया था कि यहाँ पर मंदिर था और एएसआई सर्वे होगा, उसकी बकायदा वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी। पिछली दफा यहाँ पर बहुत बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को लगता हुआ नजर आया था, लेकिन अब ये पूरा मामला कोर्ट पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि देखिए जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो ये बेहद संवेदनशील मामले होते हैं या आस्था से जुड़े होते हैं, चाहे हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट हर दलील को बारीकी से सुनेगा, हर साक्ष्य को यहाँ पर परखेगा और उसी के तहत कोई बड़ा फैसला सुनाएगा। लेकिन अभी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दलीलें क्या दी जाती हैं, क्योंकि मस्जिद कमेटी की याचिका पर आज सुनवाई होनी है और मस्जिद से जुड़े हुए सिविल केस को आगे बढ़ाने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी थी, जिसकी वजह से आज ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पर है। जहां सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जब ये खटखटाया गया इस पूरे मसले ने, तो इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर आज बहुत बड़ी सुनवाई होने जा रही है, जहां सुप्रीम सुनवाई होगी और उसको लेकर लगातार कोशिश यही रहेगी। कयास तो हालांकि कई लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो दलीलें पेश की जाती हैं उन दलीलों में किस तरह से अपनी अपनी बात दोनों ही पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में क्या आज सुप्रीम फैसला आएगा या फिर आने वाले समय के लिए तारीख मुकर्रर कर दी जाएगी, उस पर भी नजरें टिकी हुई हैं। तो मस्जिद से जुड़े हुए सिविल केस को बढ़ाने की अनुमति है। स्नेह कमल मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। स्नेह कमल, देखिए आज संभल जामा मस्जिद जो कि हरिहर मंदिर विवाद जो कि लंबे समय से चला आ रहा था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई होने जा रही है, तो सवाल ये रहेगा स्नेह कमल की मस्जिद कमेटी की तरफ से आज क्या कुछ दलीलें दी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान? इसमें सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई होनी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जो मस्जिद कमेटी की याचिका उस पर सुनवाई होनी है। पिछले इलाहाबाद हाई कोर्ट की अगर बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि जो सिविल केस है मस्जिद के संबंध में उसमें मुकदमा आगे चलेगा, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि सिविल केस को आगे बढ़ाने की अनुमति रखती है। जिससे आपने बताया कि हरिहर मंदिर बनाम जामा मस्जिद का जो प्रकरण था उसको लेकर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। कहा था ये सिविल मुकदमा चलेगा, उसके खिलाफ जो है मस्जिद पक्ष जो है वो पहुंचा है जो है सुप्रीम कोर्ट। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। तब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो मस्जिद का पक्ष क्या कुछ दे देता है, क्योंकि मस्जिद पक्ष कहना है कि ये पुरानी और ऐतिहासिक मस्जिद है, इसमें कोई विवाद नहीं है। वही मंदिर पक्ष कहता है ये हरिहर नाथ मंदिर है, इसे हमें सौंपा जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर आज जो सुप्रीम कोर्ट में संभल की जो शाही जामा मस्जिद है उसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई होनी है। और इसलिए कमल देखिए जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी खुद मुस्लिम पक्ष को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया था और ऐसे में हरिहर मंदिर का जो दावा है वो यहाँ पर ठोका गया था हिंदू पक्ष की तरफ से, जिसमें लगातार सवाल ये पूछे जा रहे थे कि अगर वाकई में ये ऐतिहासिक मस्जिद है और मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है, उसका निर्माण नहीं हुआ, तो स्वास्थ्य या फिर ओम का साइन या फिर वहां पर मंदिर में मस्जिद में घंटियां क्या कर रही हैं जो कि हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं। तो क्या इन सभी दलीलों को एक एक करके जोड़ा जाएगा, उसके बाद पटल पर रखा जाएगा? क्योंकि संवेदनशील मामला है, दोनों की आस्था से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर बहुत फूंक फूंक कर कदम हर किसी को रखना होगा।
जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि जिस तरह से जो है जो संभल की जामा मस्जिद है, वहां पर जो हिंदू जो धर्म के प्रतीक चिन्ह मिले थे, उसको लेकर जो है लगातार मंदिर पक्ष का दावा है कि ये एक पुराना मंदिर था, इसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया था, इसलिए जो प्रतीक चिन्ह है हिंदुओं के वो वहां पर मिले थे। अब देखना यह है कि इस जो तमाम दलीलों के बाद जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा था कि इसमें मुकदमा चलेगा, सिविल मुकदमा चलेगा, तो उसकी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर आज सुनवाई होनी है। देखना यह है कि मस्जिद पक्ष की दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला करता है। अब देखिए, इलाहाबाद के हाई कोर्ट के बड़े फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा फैसला आज आ सकता है, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है। बहरहाल स्नेह कमल, आपने जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां उत्तर प्रदेश में बीजेपी अब हर घर तिरंगा अभियान चलाने जा रही है। दरअसल 11 से 15 अगस्त तक प्रदेश भर में विशेष अभियान की शुरुआत होगी। प्रदेश भर में बीजेपी अब तिरंगा यात्रा निकालेगी, जहां स्वतंत्रता सेनानी और वीर सैनिकों के परिवारों का सम्मान भी बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। अगस्त में इसकी शुरुआत हो जाएगी, 11 अगस्त से शुरू होगा, जहां प्रदेश भर में अब आपको बता दें संगठन भी पहुंचेगा, यानी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की जो टीम है जो गठित की गई है वो भी पहुंचेगी। पंकज चौधरी और धर्मपाल सिंह ने गठित की है यात्रा टोली, जो हर घर तिरंगा अभियान को ऐतिहासिक बनाएगी और एक बहुत बड़ी ऊंचाई तक ले जाया जाएगा, क्योंकि हर साल इस तरह की तस्वीरें सामने आती है जहां बीजेपी की तरफ से अलग अलग राज्यों में यहां पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाता है। और इस बार भी वही तस्वीरें जहां पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत 11 अगस्त से होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामला, जहां सुप्रीम कोर्ट में आज होनी है अहम सुनवाई। फैसले पर टिका है 67,000 शिक्षकों का भविष्य। आपको बता दें कि आरक्षण प्रक्रिया से बाहर 9,000 शिक्षक हुए हैं। यूपी सरकार ने कल हलफनामा जमा किया था और आज इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। तो बड़ी खबर, फैसले पर टिका है 67,000 शिक्षकों का भविष्य, और ऐसे में आज इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आरक्षण से कई शिक्षकों को बाहर कर दिया गया था। देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है किस तरह से सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुनाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने जा रही है और शिक्षकों की नजर इस पूरे मामले पर टिकी हुई है। फैसले पर 67,000 शिक्षकों का भविष्य फिलहाल टिका हुआ है। आरक्षण प्रक्रिया से बाहर 9,000 शिक्षक हैं, उसी को लेकर यह विवाद लगातार गहरा रहा था, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कल हलफनामा भी जमा किया था, क्योंकि राज्य सरकार से भी जवाब यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मांगा गया था। लेकिन आज फैसले की बारी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर किस तरह की चीजें सामने आती है। ऐसे में बता दें कि तकरीबन कई शिक्षक हैं, जिसमें 67,000 शिक्षक बताए जा रहे हैं जिनका भविष्य इस पूरे फैसले पर टिका हुआ है। अगर सकारात्मक रहा तो निश्चित तौर पर ये शिक्षक के लिए राहत भरी खबर होगी, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नकारात्मक यहां पर तौर पर देखने को मिलता, जो भी फैसला आएगा वो शिक्षकों के लिए अगर नकारात्मक रहा तो शिक्षकों को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन अभी नजरें टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी तो किस तरह का फैसला सामने आता है। और इसके साथ ही शिक्षकों की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले पर निष्पक्ष कार्रवाई भी हो, और यूपी सरकार से भी जवाब मांगा गया था, जिसको लेकर हलफनामा भी जमा किया गया। और अब बात करते हैं मौसम को लेकर, जहां नोएडा में झमाझम बारिश शुरू हो गई है। बारिश से भीषण गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार गर्मी पड़ रही थी। उमस भरी गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो चुका था। लोग परेशान थे और उम्मीद यही कर रहे थे कि आखिर बारिश कब होगी, और मौसम विभाग की तरफ से लगातार ये संभावना जताई गई थी कि बहुत जल्दी बारिश होने वाली है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अब वो बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि सुबह तक की अगर नोएडा की या दिल्ली एनसीआर की तस्वीरों को हम जिक्र करें या उनको परखें तो आपको बता दें कि कई जगह धूप निकली हुई थी, जिसकी वजह से बादल भी छाए हुए थे, लेकिन उमस भरी गर्मी हो रही थी, लोगों को राहत नहीं मिल रही थी। लेकिन लोग फिलहाल उम्मीद यही जता रहे थे कि किसी तरह से बारिश हो जाए। मौसम विभाग की तरफ से जो सख्त लहजे में चेतावनी दी गई है मौसम को लेकर, क्योंकि अगर बारिश होती है तो न सिर्फ उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी, बल्कि आने वाले समय के लिए भी किसी तरह से ठंडक का जो मौसम है वो बना रहेगा। क्योंकि आपको बता दें पहाड़ी इलाकों में भी इस वक्त
हाल बुरा है और उसका सीधा जो असर है वो उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है, क्योंकि एकमात्र वजह यही बताई जा रही है कि पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड या भूस्खलन जैसे हालात बने हुए हैं। असम, उड़ीसा और लगातार आपको अलग अलग राज्यों के हाल बता रहे हैं कि किस किस राज्य को लेकर मौसम विभाग की तरफ से प्रशासनिक अमले ने अलर्ट जारी किया है और उसी के चलते एकमात्र यही कारण कि उत्तर भारत में फिलहाल इस वक्त स्थिति बेहद ही भयावह नजर आने वाली है। बारिश का अलर्ट हरियाणा में जारी किया गया है, 6 जिले चिन्हित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 43 जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही केरलम का जिक्र किया जाए तो 3 जिले जहां पर रेड अलर्ट जारी है, यानी कि भयंकर जो मौसम है वो हालात देखने को मिल पाएंगे। बिहार के 30 जिले जहां पर अलर्ट जारी किया गया है, प्रशासन धरातल पर पूरी तरह से मुस्तैद है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में 2 जिलों पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और असम में भी आपको बता दें कि हाल बहुत ज्यादा बुरे हैं। 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है और इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी जो स्थिति देखने को मिल पा रही है, ओडिशा में भी 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम का भी हम जिक्र करें तो जो असम या असम से सटे हुए राज्य हैं, जो स्थिति है वहां पर बेहद ही भयावह बनी हुई है। जो अभी तक स्थिति और तस्वीरें सामने आ रही है वो ऐसी कि वहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पहाड़ी इलाकों में भी हालात कुछ ज्यादा अनुकूल नहीं है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड, भूस्खलन के मामले सामने आ रहे हैं और मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि आगे आने वाले समय पर बादल फटने तक की सूचना सामने आ सकती है, क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, जिसके चलते लगातार कोशिश की जा रही है कि प्रशासनिक अमला और आपदा नियंत्रण विभाग धरातल पर मुस्तैद रहे। जितेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ गाजियाबाद से लाइव बने हुए हैं। जितेंद्र, चूंकि देखिए नोएडा और दिल्ली एनसीआर में तो बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन गाजियाबाद में बारिश को लेकर अभी से क्या हाल देखने को मिल रहे हैं? देखिए, गाजियाबाद में भी लगातार बारिश जारी है और इसी क्रम में जिस तरीके से नगर निगम को एक्टिव होना चाहिए था, कहीं ना कहीं नगर निगम के कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं और इसी बीच गाजियाबाद में कई जगह पर ऐसी सूचनाएं आ रही है कि जलभराव की स्थिति बन गई है। हालांकि वाटर ड्रेनेज सिस्टम लगाया गया है और नगर निगम के कर्मचारी लगातार वहां से पानी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मसलन गाजियाबाद में जहाँ पर पानी भरता है वो विशेष जगह है गौशाला फाटक और कई जगह ऐसी राजेंद्र नगर में जहाँ पे सड़कों पर गड्ढे हैं वहां पर काम चल रहा है और यही वजह है कि वहां पर भी लगातार जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं क्योंकि जलभराव की स्थिति होगी और ऐसे में कहीं भी दुर्घटना ना हो जाए इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। बीते दिनों कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी, विशेषकर बच्चों की मौत हुई थी। विद्युत विभाग को भी ये कहा गया है कि अगर बारिश ज्यादा होती है और ऐसी जगह है जहाँ पर आपकी तारें खुली हुई है या फिर ट्रांसफार्मर है तो उसको दुरुस्त कर लिया जाए, क्योंकि बारिश की वजह से करंट फैल सकता है और यही वजह है कि कई बच्चों की मौत हुई थी गाजियाबाद में। अभी से कुछ दिन पहले ही बारिश हुई थी और बारिश ने अपना पूरा कहर बरपा दिया था गाजियाबाद में और गाजियाबाद में पूरी तरीके से गाजियाबाद जलमग्न हो गया था और यही स्थिति है। अभी से कुछ देर पहले काफी धूप निकली हुई थी, लेकिन अब बारिश है, हर जगह पर पानी भर रहा है। लगातार प्रशासन भी मुस्तैद है, प्रशासन काम कर रहा है क्योंकि ग्रैंड ट्रंक रोड गाजियाबाद से होकर गुजरती है और यही वजह है कि ग्रैंड ट्रंक रोड पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रैंड ट्रंक रोड से होकर लाखों की संख्या में जो कांवड़िए हैं वो पहुंचेंगे पंजाब, हरियाणा, गुड़गांव और अन्य इलाकों में और उनको लेकर खास तैयारी की गई है क्योंकि ग्रैंड ट्रंक रोड में कई ऐसी जगह थी जहाँ पर गड्ढे थे, पानी भरा जाता था और उन सड़कों को दुरुस्त किया गया है। यातायात विभाग पूरी तरीके से सक्रिय है क्योंकि इस जगह पर यातायात अक्सर प्रभावित रहता है। अगर कोई गड्ढा है और जाहिर तौर पर वहां से कोई वाहन गुजरता है तो चोटिल हो सकते थे, इसके लिए गड्ढे भी भरे गए हैं। फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है, बारिश लगातार हो रही है और बारिश की वजह से जो मौसम है वो काफी अच्छा हो गया है क्योंकि सुबह फिलहाल देखिए जितेंद्र, कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से ये लगातार चेतावनी जारी की गई है कि अभी जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है आगे आने वाले समय में शायद और भी भयंकर और भयावह स्थिति हो सकती है, यानी कि कुछ समय बाद और भी भारी से भारी बारिश होगी। उसको लेकर धरातल पर प्रशासनिक अमला किस तरह से मुस्तैद है? क्या कोई विशेष एडवाइजरी लोगों के लिए जारी की गई है? देखिए, विशेष एडवाइजरी ये जारी की गई है कि अगर आपको कोई जरूरी काम है तभी आप अपने घर से निकलें। अगर घर से निकल रहे हैं तो छतरी का प्रयोग करें, आप रेन कोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों की छुट्टी नहीं हुई स्कूलों की, इसलिए बच्चे स्कूल आ रहे हैं, रेन कोट पहनकर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर नहीं लग रहा था कि बारिश हो सकती है और सुबह कोई बारिश नहीं थी जब बच्चे स्कूल पहुंचते थे, लेकिन अब जहां बारिश हो रही है गाजियाबाद में, लेकिन गाजियाबाद की कई ऐसी जगह है जहाँ पर बारिश का नामो निशान नहीं है, यानी वहाँ एक बूंद भी नहीं पड़ी है। गाजियाबाद में देहात इलाके में खासतौर से बारिश नहीं पड़ी है, लेकिन यहाँ पर बारिश पड़ रही है। अभी गाजियाबाद की सिटी में भी बारिश नहीं थी और अब यहाँ ट्रांसजेंडर इलाका है और यहाँ बारिश झमाझम पड़ रही है और जो प्रशासनिक अमला है वो अभी सड़कों पर है क्योंकि कांवड़ियों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा होगी और ग्रैंड ट्रंक रोड से होकर गुजरते हैं कांवड़िया और यही वजह है कि
सड़कों को काफी दुरुस्त किया गया, यातायात को दुरुस्त किया गया। नगर निगम भी लगातार उन गड्ढों को भरने में लगा हुआ है जहां पर जल भराव होता है, और यही वजह है कि अब लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी, क्योंकि बीते दिनों काफी हादसे हुए थे और हादसों को दोबारा ना दोहराया जाए, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है। जी, और देखिए सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि राहत तो लेकर आया है ये मौसम, लेकिन लोगों के लिए भी आफत बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए अब अभी तो बारिश का सिलसिला शुरू ही हुआ है महज, लेकिन अब ट्रैफिक अव्यवस्था देखने को मिल पाएगी। नाली और गंदा जो पानी है वो सड़कों पर लबालब भर जाएगा, जिसकी वजह से वो लोगों के घर पर भी पहुंचेगा और निश्चित तौर पर किस कदर परेशानी हो सकती है। लेकिन अभी हालात क्या देखने को मिल पा रहे हैं, लोगों के किस तरह के रिएक्शन इस मौसम को लेकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये मौसम बेहद खुशनुमा साबित हो रहा है। देखिए बिल्कुल कुछ लोगों के लिए ये मौसम बिल्कुल खुशनुमा साबित हो रहा है, क्योंकि जो लोग कामकाजी लोग हैं, जो घर पर से नहीं बल्कि सड़कों पर रहना है, मसलन जो ई रिक्शा चलाते हैं, जो एक तरफ से जैसे जोमेटो में खाना सप्लाई करते हैं या फिर जो मार्केटिंग का काम करते हैं, उनके लिए गर्मी काफी परेशानी का सबब बनती है। और अब ये जो गर्मी नहीं है और जो बारिश हो रही है, हल्की बारिश हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन थोड़ा जो गीला हो जाता है, अगर कोई एग्जीक्यूटिव कहीं जा रहा है और दुपहिया वाहन का इस्तेमाल करता है, वो गीला हो जाता है, जाहिर तौर पर उसे कार्यालय में जाने में परेशानी होगी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों में खुशी है कि मौसम काफी अच्छा हो गया है, हर तरफ हरियाली है, और गाजियाबाद में विशेषकर काफी पेड़ और जंगल का इलाका रहता है और यहाँ पर काफी खुशनुमा माहौल है। लोग गर्मी से दो चार हो रहे थे, लेकिन अभी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। हर तरफ जो लोग सड़कों पर घूम रहे हैं वो हल्की बारिश का आनंद ले रहे हैं, और अगर कहीं तेज बारिश पड़ती है तो घरों में भी चले जाते हैं। लेकिन जो कामकाजी लोग हैं वो कहीं किसी शेल्टर का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि उनके कपड़े भीग जाएंगे और वो कामकाज करने में दिक्कत होगी। वैसे मार्केटिंग वाले जो लोग हैं उनको खासा परेशानी होती है, लेकिन फिर भी उनका भी ये कहना है कि मौसम खुशगवार है और इस मौसम का मजा सभी ले रहे हैं। जी, लेकिन देखिए ये मौसम चाहे कितना भी राहत बनकर साबित यहाँ पर आम जनमानस के लिए हो जितेंद्र, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए बहुत बड़ी आफत बनकर साबित हुआ है, जो सड़क किनारे फुटपाथ पर रहते लोग हैं, अपना जीवन गुजर बसर वहां पर करते हैं, या फिर यमुना नदी के आसपास जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए कितनी बड़ी आफत होगी निश्चित तौर पर समझा जा सकता है। प्रशासन के लिए क्या, प्रशासन की तरफ से क्या उनके लिए कोई कदम उठाया गया इस मौसम को देखते हुए? देखिए यमुना दिल्ली से होकर गुजरती है और यहाँ पर जो गाजियाबाद है, गाजियाबाद में हिंडन नदी है और यहाँ का जलस्तर लगातार बारिश के दौरान बढ़ जाता है। और जो आसपास के इलाके हैं कि हिंडन नदी के आसपास के इलाके हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, वहां पर लोगों के लिए बारिश परेशानी का सबब बनकर आती है। लोगों के घर में पानी घुस जाता है और पूरी तरीके से जो इलाका है जलमग्न हो जाता है। बीते दिनों हमने ये देखा था कि गाजियाबाद का करेड़ा इलाका है जो कि हिंडन नदी से मिला हुआ है, वहां पर जल भराव की स्थिति हो गई थी, लोगों के लिए खासा परेशानी हुई थी। बारिश क्योंकि तेज जो धूप है उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिलती है, लेकिन ये बारिश जो है जिसका जलभराव है, और जलभराव अगर किसी खराब कर देता है तो जाहिर तौर पर एक बारिश को ही लोग उफ कह देते हैं। यानी बारिश कहीं ना कहीं एक तरफ तो राहत दे रही है, लेकिन ऐसे लोगों को जिनका नदी किनारे घर है उनके लिए परेशानी हो जाती है, और जिनके कच्चे मकान है, विशेषकर कच्चे मकान वालों के लिए खासा परेशानी का सबब बनती है बारिश। आपको बता दें कि गाजियाबाद के कुछ ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरीके से यूं कह सकते हैं कि उनको पूरी तरीके से घोषित कर दिया गया है कि ये अब रहने लायक नहीं है, और इमारतों को खासतौर से देखा जाता है कि अगर वहां पर कोई पानी में दरार आती है, पानी की वजह से दरार आती है, तो वहां पर एक बड़ा हादसा हो सकता है। क्योंकि गाजियाबाद के जो डीएम है उन्होंने खुद वहां पर मौका मुआयना किया था और देखा था कि तुलसी निकेतन इलाके में कुछ ऐसी इमारतें हैं जो जर्जर हालत में है, और ये आह्वान किया था कि उनको, जो लोग वहां रह रहे हैं, उनको दूसरी जगह पर मकान दिया जाएगा और वहां से वो मकान पूरी तरीके से खाली कर दें, क्योंकि उनकी जो मियाद है वो भी पूरी हो चुकी है, और जो मकान है, जो जीडीए की यानी गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के मकान है, वो पूरी तरीके से जर्जर हालत में है। अब ऐसे में अगर वो लोग वहां से नहीं खाली करते हैं मकान, तो जाहिर तौर पर बारिश बड़ी आफत ला सकती है, बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और यही वजह है कि गाजियाबाद के डीएम खुद वहां पहुंचे थे और उन्होंने ये कहा था कि ऐसा कोई भी दुर्घटना ना घटे, इसको लेकर। आपके पास मौसम से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर यहाँ पर मिल रही है, वो भी दर्शकों तक हम साझा कर दें। इस बीच एक बड़ी खबर ये है, आपको बता दें कि नोएडा सेक्टर 16 में डिवाइडर ढह गया है, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। तो बड़ी खबर, डिवाइडर ढहने से एक घायल बताया जा रहा है। फिलहाल आधिकारिक तौर पर जो जानकारी सामने आई है, भारी बारिश की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर डिवाइडर ढह
गया नोएडा सेक्टर 16 पर, जहां पर एक अभी व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसको सबसे पहले आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अमूमन तौर पर यह स्थिति देखने को मिल पाती है जब भारी बारिश होती है, और अभी तो महज बारिश की शुरुआत हुई है, लेकिन डिवाइडर ढहने से एक घायल बताया जा रहा है। भारी बारिश की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। इसके साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी पहले ही जारी कर दी गई थी कि आज से बारिश का सिलसिला नोएडा और दिल्ली एनसीआर में शुरू हो जाएगा, लेकिन आने वाले समय के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, यानी कि भारी से भारी बारिश होगी। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये कि पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड और क्लाउड बर्स्ट की चेतावनी दी गई है, जिसका असर सीधे तौर पर उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं ये नोएडा सेक्टर 16 की है, जहां पर डिवाइडर ढह गया और आप देखिए किस तरह से सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। भारी बारिश हो रही है, उसकी वजह से यह बड़ा हादसा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। और इस हादसे की चपेट में जो व्यक्ति आया उसको आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उसका इलाज जारी है, लेकिन इस तरह का कोई और बड़ा हादसा ना हो उसको लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। और चलिए अब सीधा आपको चंडीगढ़ लिए चलते हैं, जहां पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। इस वार्ता इस मुद्दे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਐਸਸੀਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ 25/7/2026 ਨੂੰ ਯਾਨੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮੇਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕੁਲੀਗ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸੌਂਦ ਜੀ ਨੇ, ਸੀਐਮਡੀ ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਜੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ਰਾਤ ਦੇ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ यानी 7-8 घंटे उन्होंने मीटिंग करके काफी सारे मामले जिहड़े ने कि वो सॉर्ट आउट किए, काफी सारे मामले जिहड़े उन्होंने हल किए। और उस तो बाद 26/7 अगले दिन सवेरे मैं पटियाला हैड ऑफिस के अंदर जाके लगभग 5 घंटे उन्होंने दी सारिया यूनियन दे मीटिंग करके बहुत सारे मामलों को लैके साडी जिहड़ी सहमति बनी। और हुण जिहड़ियां 16 यूनियन सीगियां पीएसपीसीएल ਦੀਆਂ 16 यूनियन ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ यूनियन ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ यूनियन ਨੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਹੜਤਾਲ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੌਂਪੂਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਗਈ ਕੱਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ और चलिए नहीं तमाम खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।